हम लोगों ने जो है कल चैप्टर शुरू किया था 29, है ना। मानवों में रासायनिक समन्वय इम्पोर्टेंट है आपके, किसी भी पर्पज से ले लो, नीट के पर्पज से ले लो, एग्जाम के पर्पज से ले लो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव अदर एग्जाम के पर्पज से ले लो, है ना। तो देखो इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों, बहिस्रावी ग्रंथियों और मिश्रित ग्रंथियों में क्या अंतर होता है, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसी ग्रंथियां जिसका जो भी पदार्थ बनता है वो अगर नलिका में होता है तब तो वो बहिस्रावी होती है, और नलिका विहीन ग्रंथियां होती है तो वो क्या कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जिस तंत्र का निर्माण करती है वो क्या कहलाता है, अंतःस्रावी तंत्र। तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी ग्रंथियां होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था हाइपोथैलेमस, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी पीयूष ग्रंथि, द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, थायरो उत्तेजक हार्मोन रिलीज करती है, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन करती है जो कि हमारे अधिवृत ग्रंथि को प्रभावित करती है। उसके बाद गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करते हैं जो अंडाशय और नरों के अंदर जो वृषण है उसको प्रभावित करते हैं। तो इसके द्वारा जो रिलीज किए जाने वाले हार्मोन है वो अन्य ग्रंथियों के स्त्रवण को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं, इसीलिए ये क्या है, हमारी मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं कि ये ब्रेन में कहाँ पाई जाती है, तो आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विथ यू, आप देखो उस स्क्रीन को कि कहाँ होती है। तो ये देखो सामने आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम निकल के आएगा। तो ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, ब्रेन में यहाँ पर इस तरीके से ये उपस्थित होती है। इसके अलावा एक अदर डायग्राम और मैं देखती हूँ, तो ये देखो, आई थिंक नेट, ये आया डायग्राम। तो ये इस तरीके से जो है पीयूष ग्रंथि का डायग्राम है जो कि पाई जाती है हमारी ब्रेन में। ये हमारे लेटर ऑन काम आएगा, लेकिन ब्रेन के अंदर जो उसकी उपस्थिति होती है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो, एक हमारी ये जो खोपड़ी की हड्डी होती है ना, उसमें मटर का दाना, अभी आपने डायग्राम देखा था उसमें बिल्कुल छोटी सी पॉइंट के समान जो है इसकी स्ट्रक्चर थी, है ना। तो मटर के दाने के समान जो संरचना होती है वो मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। इसका जो वेट होता है 0.5 ग्राम होता है, और 1.3 सेंटीमीटर जो है इसका लगभग व्यास होता है। पिंक कलर की हल्की गुलाबी रंग की जो है ग्रंथि होती है, कहाँ पाई जाती है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी ये जो खोपड़ी होती है उसकी हड्डी होती है जिसका नाम होता है सिफेनॉइड अस्थि। ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यानी सपोज ये हड्डी है हमारी, ये सिफेनॉइड हड्डी है, ठीक है। इसके अंदर एक खड्डा पाया जाता है जिसका नाम होता है सेला टर्सिका, ठीक है। तो सिफेनॉइड अस्थि का, जैसे ये सिफेनॉइड अस्थि है उसका ये खड्डा होगा सेला टर्सिका, उसके अंदर जो है क्या पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि उत्पत्ति किस लेयर से होती है, तो एक्टोडर्म जो होती है ना, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, 3 जनरल लेयर हम लोगों ने पढ़ी है। तो एक्टोडर्म से किसकी उत्पत्ति होती है, पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति होती है। नीट में आने वाला क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखना। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये आपके 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि कौन सी अस्थि के कौन से छिद्र के अंदर या कौन सी गुहा में ये पाई जाती है। तो सिफेनॉइड अस्थि के कौन से सेला टर्सिका जो छिद्र होता है उसके अंदर हमारी पीयूष ग्रंथि जो है पाई जाती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो पीयूष ग्रंथि जो है वो 2 पालियों से मिलकर बनी हुई होती है। पहली होती है अग्रपाली और दूसरी होती है पश्चपाली। ये आगे की तरफ जो बड़ी आप देख रहे हो वो अग्रपाली है, और ये जो पीछे की तरफ है ये आपके पश्चपाली है। अग्रपाली थोड़ी बड़ी होती है, पश्चपाली होती कैसे, अग्रपाली अग्रपाली इसलिए क्योंकि ये आगे की तरफ है और पश्चपाली इस तरीके से पीछे की तरफ है। हम डायग्राम देखते हैं हमें ऐसा लगता है, ऐसे नहीं है,
ये थोड़ी सी यूं पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ स्थित होती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है, देखो ये इस तरीके से है ना, जुड़ी हुई आपस में। तो एक अंगुली आगे और एक अंगुली पीछे, इसीलिए ये आगे वाली अग्रपाली और ये पीछे की तरफ पश्चपाली होती है। इसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं और इसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ये इंग्लिश के अंदर दोनों के नाम है, तो कंफ्यूज मत होना, आपकी बुक में न्यूरो और एडिनोहाइपोफाइसिस दिया हुआ है, ठीक है। अब अग्रपाली के फिर से 3 पार्ट है। ये यहाँ पर देखो वृंत के समान एक कॉलर के समान संरचना है, इसको पार्स ट्यूबेरलिस कहते हैं। ये इन दोनों के बीच में, अग्रपाली और मध्यपाली के बीच में ये हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, पार्स इंटरमीडियन, और ये दूर वाला हिस्सा पार्ट डिस्टेलिस कहलाता है। तो 1, 2 और 3 ये किसके पार्ट है, अग्रपाली के पार्ट है। कितने पार्ट है, 3। कौन कौन से, पार्स ट्यूबेरलिस, पार्स इंटरमीडियन और पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, ये अग्रपाली के भाग है। पश्चपाली के भी कितने भाग है, 3। ये यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको मध्य इमिनियंस बोलेंगे। डायग्राम नहीं है बुक के अंदर, नामांकित कर लेना, क्योंकि ये चित्र आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पीयूष ग्रंथि का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न भागों को समझाइए। तो ध्यान रखना, ये इस तरह से निकला हुआ जो भाग होता है ये मध्य इमिनियंस होता है। फिर आता है ये पीयूष ग्रंथ धागे के समान, और ये पार्स नर्वोसा, ये फूला हुआ हिस्सा होता है जिसमें हार्मोन्स को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित हार्मोन्स को क्या किया जाता है, संग्रहित करता है। तो ये आपके तीनों जो है वो पश्चपाली के भाग है और ये आपके भाग है अग्रपाली के। पश्चपाली के द्वारा 2 हार्मोन रिलीज होते हैं और अग्रपाली के द्वारा 7 होते हैं, 6 तो पार्स डिस्टेलिस के द्वारा और 1 जो होता है पार्स इंटरमीडियन के द्वारा। इंटरमीडियन सिर्फ 1 करता है और पार्स डिस्टेलिस टोटल 6। तो ये कितने हो गए, टोटल 7, और इधर हो गए 2, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। समझ में आ गया। तो ये जो है पीयूष ग्रंथि के विभिन्न भाग है। अब देखो यहाँ ऊपर जो है वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये जो व्रंत होता है इनफंडिबुलम जिसको कहते हैं, इसके द्वारा जो है पीयूष ग्रंथि किससे जुड़ी रहती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। अभी जो मैं आपको लास्ट डायग्राम दिखा रही थी वो अभी हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस दी हुई है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमिक तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं जो कि इस तरीके से देखो जुड़ी हुई है। तंत्रिका कोशिकाएं भी इन दोनों के बीच में उपस्थित होती है। प्लस यहाँ पर देखो इस हिस्से में इसको निविका परिसंचरण कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये इसके अंदर धमनी और शिराएं पाई जाती है, जिससे जो भी हार्मोन यानी 2 हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं, ऑक्सीटोसिन और जो वैसोप्रेसिन होती, वो इन धमनियों और शिराओं के थ्रू कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पीयूष ग्रंथि के अंदर। ये तो जो एरो में दिखा रही हूँ ये आपको निविका परिसंचरण है। परिसंचरण का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो शिरा होगी वो मिलेगी, जिसमें क्या होगा, रक्त आएगा। और ये तंत्रिकाएं दोनों होती हैं जो इस तरह से हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि की तंत्रिकाएं आपस में इस तरह से जुड़ी हुई होती है। और ये आपकी अग्र पीयूष है और ये पश्च पीयूष है। तो पश्च पीयूष में देखो यहाँ पर बड़ी सी आपकी तंत्रिका कोशिका आ रही है और अग्र पीयूष के अंदर निविका परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन नीट के लिए कि कहाँ से प्रवेश करता है, हाइपोथैलेमस से शुरू होकर ये अग्र पीयूष के अंदर फैला हुआ रहता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इस तरीके से पीयूष ग्रंथि का जो डायग्राम है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो है कि पीयूष ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा विभिन्न हार्मोनों को क्या किया जाता है बेटा, स्रावित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, नीट दो, इस पोर्शन में से आपके जो हार्मोन्स वाले पोर्शंस है और उनसे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उससे आप नीट भी देते हो तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर होंगे, और कोई अदर कॉम्पिटिटिव देते हो तो भी होता है। तो देखो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के द्वारा और यहाँ पे मैंने लिखा है पश्चपाली के द्वारा अलग अलग हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। अग्रपाली के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, देखो पहला होता है वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। दूसरा अग्रपाली के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। तीसरा थायराइड उत्तेजक हार्मोन है। चौथा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। 5वां लैक्टोजेनिक हार्मोन है और 6ठा मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है।
ये सारे के सारे आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, किससे रिलेटेड, अग्रपाली के द्वारा दिए हुए हैं। फिर ये जो पश्चपाली है ये 2 हार्मोन रिलीज करती है, वेसोप्रेसिन, एडीएच नाम से जानते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और सेकंड होता है हमारा ऑक्सीटोसिन। तो पश्चपाली 2 हार्मोन रिलीज कर रही है आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग, और अग्रपाली से 6 हार्मोन आपकी कोर्स में दिए हुए हैं जो आपको जरूर से पढ़ने हैं। तो हम एक एक 1 बाय 1 देखेंगे। पहले अग्रपाली के जितने भी हार्मोन्स हैं उनके हम क्या करेंगे, काम देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से काम होते हैं और कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो ये डायग्राम जो है वो मैं अब रब कर रही हूं। तो देखो सबसे पहला जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित, वो है हमारा वृद्धि हार्मोन, या जिसे हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपी हार्मोन, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, वृद्धि हार्मोन नाम है तो क्या करेगा, शरीर की वृद्धि होने में, शरीर की वृद्धि करने के लिए मदद करेगा। शरीर मेरा बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, एक तो मेरी हड्डियां होगी वो विकसित होगी, ठीक है, मेरे यहाँ पर क्या जमेगी, पेशियों का विकास, मांसपेशियों का विकास होगा, है ना, तो उत्तकों का निर्माण होगा। तो वृद्धि हार्मोन जो है वो क्या करता है, उत्तकों का निर्माण करता है, ठीक है। उसके अलावा कोशिका विभाजन को क्या करता है, बढ़ाता है, पेशियों का क्या करता है, निर्माण करता है, और वसा को कंप्लीटली यूज करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। ये हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना कि इसके द्वारा ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया होने में और ग्लाइकोजेनेसिस में मदद करता है। तो यहाँ पर पहला चीज आती है ग्लूको नियोजेनेसिस, ये यकृत के फंक्शन में भी मदद आते हैं, ये टॉप टर्म्स आते हैं बेटा, इसलिए ये नीट में भी आते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है ना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है वो क्या चीज होती है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, एमिनो अम्ल से किसका निर्माण किया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। इस क्रिया को हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। एमिनो अम्ल से किसका निर्माण किया जाता है, ग्लूकोज का, इसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको याद रखने का तरीका है, ग्लूकोज, नियो यानी नया, ठीक है, तो नया ग्लूकोज बन रहा है, किसकी मदद से बन रहा है, एमिनो अम्ल। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, आ रही बात समझ में, बायो में जेनेसिस का मतलब निर्माण। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया निर्माण हो रहा है, नए ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, किससे हो रहा है, एमिनो अम्ल। तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे। फिर सेकंड चीज है आपके ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का निर्माण होना, ठीक है। तो ग्लूकोज से किसका, जब शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज की अधिकता होती है, तो ये ग्लूकोज जो है वो किस में बदल दिया जाता है, ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन का निर्माण क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब निर्माण, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन का, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के रूप में ही फूड क्या रहता है, हमारे मानव शरीर में संग्रहित रहता है, वी नो दैट, है ना। पादपों के अंदर स्टार्च के रूप में रहता है और मनुष्यों में किसके रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन का निर्माण होना ग्लूकोज से क्या कहलाता है, हमारा ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म थे जो हमको अच्छे से समझने हैं। तो वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को होने में मदद करता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन करने में मदद करता है, पेशियों के निर्माण में मदद करता है, आ रही बात समझ में, कोशिका विभाजन में क्या करता है, मदद करता है। तो ये इसकी जो है वसा का यूज करने में मदद करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए वृद्धि हार्मोन के। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावण, यानी अल्प यानी कम, कम अगर स्रावित होता है तो क्या, कौन सी बीमारियां हो सकती है, और अति स्रावण यानी ज्यादा अगर रिलीज हो जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन, तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो देखो अल्प स्रावण यानी कमी से पीयूष ग्रंथि के द्वारा अगर वृद्धि हार्मोन कम स्रावित किया जाता है तो 2 रोग होते हैं, पहला आता है बोनापन और दूसरा आता है सीमंड रोग, ठीक है। पूछा जा सकता है जनरली यहाँ पर आपको सीमंड रोग के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, सीमंड रोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बोनापन से आप क्या समझ रहे हो,
ठीक है। अगर वृद्धि हार्मोन हमारी ग्रोथ को करने में मदद कर रहा है, तो अगर वृद्धि हार्मोन व्यक्ति के शरीर में रिलीज ही नहीं होगा बाल्यावस्था में, तो वो कैसा रह जाएगा, बोना, ठीक है, छोटा, ठीक है। तो हाइट जो होती है, ऐसे जो बच्चे हैं वो अपनी ज्यादा हाइट विकसित नहीं कर पाते, वो बोने रह जाते हैं। और इन बोने व्यक्तियों को ध्यान रखना क्या कहा जाता है, मीजेटस कहा जाता है। बोने व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, मीजेटस कहा जाता है। और अगर व्यक्ति वृद्धि हार्मोन की कमी की वजह से बोना रहा है, तो ये जो हाइट छोटी होने की ये जो बोनापन है, व्यक्ति को तो मीजेटस कहेंगे, लेकिन जो बोनापन व्यक्ति में आया है वृद्धि हार्मोन की कमी की वजह से, उसे हम बोला जाएगा एटिलियोसिस कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, बुक के अंदर दिया हुआ है, एटिलियोसिस, ठीक है। बोनेपन को हम एटिलियोसिस कहेंगे। और जो व्यक्ति बोना रह जाता है, मतलब मेरी हाइट अगर छोटी हो गई है तो मुझे क्या कहा जाएगा, मीजेटस, ठीक है। और मेरे अंदर ये जो बोनापन आया है किसकी कमी से, वृद्धि हार्मोन की कमी से, उसे कहा जाएगा एटिलियोसिस। ये चीज ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो ये कमी की वजह से आता है। दूसरा आता है सीमंड रोग। सीमंड रोग जो होता है, जैसे कि मैं व्यस्क हो गई हूँ, मैं मतलब मेरे का जितना डेवलपमेंट होना था शरीर में वो हो गया है, मैं व्यस्क अवस्था में आ गई हूँ, एडल्ट हो गई हूँ, लेकिन फिर मेरे शरीर के अंदर वृद्धि हार्मोन जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बन रहा है। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, मुझे सीमंड रोग हो जाएगा, मतलब मेरे उत्तक जो है वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। उत्तक मालूम है ना बेटा, कोशिकाओं का समूह। तो मेरे शरीर के जितने भी उत्तक है वो धीरे धीरे नष्ट होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और मेरा एज से पहले बुढ़ापा शुरू हो जाएगा, मतलब मेरी एज से पहले मैं ज्यादा बूढ़ी लगना शुरू हो जाऊंगी। तो इस रोग को कहा जाता है सीमंड्स रोग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है अति स्त्रवण हो जाता है। तो देखो, एक आता है महाकायता और दूसरा होता है अग्राती कायकता। महाकायता जो होता है वो बाल्य अवस्था में होता है और अग्राती कायता व्यस्क अवस्था में आता है। महाकायता अति स्त्रवण यानी क्या होगा कि कुछ व्यक्ति आप देखते हो जिनकी हाइट बहुत ज्यादा ही होती है, 7 फीट 8 फीट लंबे होते हैं। उनका रीजन यही होता है कि उनमें ये जो वृद्धि हार्मोन है वो ज्यादा रिलीज हो जाता है, जितना चाहिए होता है उससे ज्यादा रिलीज होता है। तो सेल डिवीजन ज्यादा होता है, कोशिका विभाजन ज्यादा होता है। और इन व्यक्ति की हाइट जो होता है 7-8 फीट काफी लॉन्ग हो जाती है। जैसे खली देखा है ना, खली का कैसा है शरीर, इतना लंबा पहाड़ जैसा, तो वो महाकायता हम कहेंगे उसको, है ना, भीमकाय शरीर हो जाता है। फिर अग्राती कायता में क्या हो जाता है, अग्राती कायता व्यस्क अवस्था में होता है। जैसे मेरी हाइट तो इतनी बड़ी जितनी बढ़नी थी, है ना, मैं 5 फीट 4 इंच हूँ। मेरी एज होते होते जितना 18-19 साल की होते होते मैं 5 फीट 4 इंच बढ़ गई हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं हो गई 17-18 साल की, हाइट मैंने ले ली, उसके बाद मेरे शरीर में वृद्धि हार्मोन क्या हो रहा है, ज्यादा रिलीज हो रहा है। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, मेरे हाइट उतनी रहेगी लेकिन मेरी हड्डियों की जो चेहरे की हड्डियां हैं वो अजीब सी बढ़ जाएगी। मेरा चेहरा क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा सा दिखने लग जाएगा, है ना। कंपैरिजन टू अदर पार्ट जो है वो मेरा शरीर का जो चेहरा है और हथेलियां काफी चौड़ी चौड़ी हो जाएगी। तो मेरा शरीर जो है अभी मैं दिख रही हूँ वैसा नहीं दिखेगा और मैं कुछ अजीब ही तरीके की दिखूंगी, बेडोल शरीर की हो जाऊंगी, रीढ़ की हड्डी ज्यादा बढ़ जाएगी तो पुबर निकल जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये कंडीशन अग्राती कायता कहलाती है। तो ये आपका फर्स्ट हार्मोन कंप्लीट होता है, वृद्धि हार्मोन। दूसरा होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, जीएनआरएच इसको इन शॉर्ट कहा जाता है। ये दो होते हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच यानी पुटकीय प्रेरक हार्मोन आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है बेटा, मादाएं जो होती हैं उनका ये जो अंडाशय होता है उसमें छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनका नाम होता है पुट्टिकाएं। तो ये पुट्टिकाओं के विकास में क्या करता है, मदद करता है। इन पुट्टिकाओं में विकास होकर ही फिर मादा युग्मक अंडाणु बनता है। तो पुट्टिकाओं के विकास में मदद करता है। प्लस मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसको रिलीज होने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो एफएसएच या पुट्टकीय, नाम ही है इसका पुट्टकीय प्रेरक हार्मोन। तो ये क्या करेगा, एफएसएच जो है हमारा वो पुट्टिकाओं का निर्माण को क्या करता है, प्रेरक करता है, अंडाशयी पुट्टिकाओं के निर्माण में मदद करता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करने में मदद करता है। फिर बात करते हैं नरों में। तो नरों में जो वृषण होता है उसके अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती है जिन्हें कहा जाता है शुक्र जनन
नलिका, इसी के अंदर नर युग्मक किसका निर्माण होता है? शुक्राणु। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु क्या है? मादा युग्मक, जिन्हें कहा जाता है गैमेट्स। ठीक है, तो ये जो FSH है ये किसका निर्माण करने में मदद कर रहा है? स आ रहा है बीच में, स से शुक्राणु, याद रखना। ठीक है, तो शुक्राणु और साथ में जोड़ देना अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं उनको क्या करता है? उनके निर्माण में ये क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में ये मदद करता है, इसीलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या गेमेटोकाइनेटिक हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर आता है LH हार्मोन। LH हार्मोन देखो, ये पुट्टिकाएं जब विकसित होती है बेटा और अंडाणु इनसे बाहर निकल जाता है तो एक संरचना बनती है जिसे कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो संरचना होती है उसके द्वारा मादाओं में नेक्स्ट हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसको रिलीज करने में मदद करता है कौन सा हार्मोन? LH हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है या अंतराली हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मादाओं में तो प्रोजेस्टेरॉन के निर्माण में मदद करता है, कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण में मदद करता है और पुट्टिका से अंडाणु को बाहर आने में मदद करता है ये LH हार्मोन। ठीक है, और नरों के अंदर जो शुक्र जनन नलिका होती है उनके बीच में कोशिकाएं होती है, अंतराली कोशिकाएं। ठीक है, इन अंतराली कोशिकाओं के द्वारा नर हार्मोन होता है एंड्रोजन, जिससे लड़कों में इसकी वृद्धि होने पर लड़कों में दाढ़ी मूछ वगैरह आती है ना, तो ये यहाँ पर एंड्रोजन को रिलीज करने में मदद करता है। तो ध्यान रखना, LH जो है वो एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करने में मदद करता है। FSH जो है मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करने में मदद करता है। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का ये काम है। फिर थायराइड उत्तेजक हार्मोन है, क्या करेगा? थायराइड ग्रंथि के निर्माण को क्या करेगा? थायराइड ग्रंथि होती है गले के अंदर, तो थायराइड ग्रंथि के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, अब ये जो हार्मोन है तब रिलीज होगा जब हाइपोथैलेमस क्या करेगी? हाइपोथैलेमस थायरोट्रॉपिक हार्मोन क्या करेगी? रिलीज करेगी, तब जाके पीयूष ग्रंथि थायराइड उत्तेजक हार्मोन रिलीज करेगी। और ये थायराइड उत्तेजक हार्मोन किसका मदद करेगा? गले में H आकार की जो हमारी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, उसको रिलीज करने में क्या करेगी? मदद करेगी। फिर आता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, हमारी जो वृक्क होता है उसके ऊपर एक टोपी के समान संरचना होती है जिसे कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाहर की तरफ होता है कॉर्टेक्स और अंदर भाग होता है मेडुला। तो कॉर्टेक्स के द्वारा जितने भी एंजाइम रिलीज होते हैं उनको रिलीज करने में मदद करता है कौन सा? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉफ कोशिकाओं के द्वारा ये हार्मोन रिलीज किया जाता है। फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन या प्रोलैक्टिक हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास में, जब भी कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है उस समय स्तन ग्रंथियां उनको विकसित करने में मदद करता है ताकि जब उनका बच्चा हो तो वो क्या कर सके? दूध पिला सके। तो लैक्टोजेनिक और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो स्तन ग्रंथियों के विकास और दूध निर्माण के लिए क्या करता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन जो होता है बेटा, हमारी त्वचा के अंदर कण पाए जाते हैं, वर्णक होते हैं जिन्हें कहा जाता है मेलेनिन कण। ठीक है, जो हमारे तिल निर्माण होता है, तिलों का बनना, हरी बात समझ में, जो तिल बनते हैं वो किसकी वजह से होता है? मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन की वजह से। तो ये मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन जो है कण होते हैं जिन्हें कहा जाता है मेलेनिन कण। ठीक है, ये मेलेनिन कण को त्वचा के अंदर फैलाने का काम करता है, उसी की वजह से हमारे तिल विकसित होते हैं। और मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के इंटरमीडिएट जो है भाग था, हमने देखा था, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है, जो एक ही हार्मोन रिलीज करता है इंटरमीडिएट, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती है पश्चपाली, इसके द्वारा दो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन जो है हम लोगों ने जब देखा था, अगर हम लोग मूत्र निर्माण की क्रिया को देखते हैं तो इस तरीके से बोमन संपुट होता है और ये हेनली लूप होता है और यहाँ पर दुरुस्त कुंडलित नलिका होती है। बेटा 10th के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो दुरुस्त कुंडलित नलिका होती है
उसके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, यानी मूत्र जो बन रहा है उसमें से अधिकांश जल को वापस अवशोषित करके किसमें डाल दिया जाता है, रक्त के अंदर। तो ये किसकी मदद से होता है, वैसोप्रेसिन। अगर वैसोप्रेसिन नहीं होगा तो रक्त हमारा क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, पानी सारा मूत्र के रूप में शरीर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो मूत्र क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा, और जो है जल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, बार बार मूत्र आएगा तो उस क्रिया को कहेंगे मूत्र लता होना। ये आप जो उत्सर्जन वाला चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर पढ़ोगे। आ रही बात समझ में, कि बार बार क्या होना, मूत्र का पतला होना और रक्त का गाढ़ा होना, ये कहलाता है मूत्र लता। और क्या होगा, जब बार बार मूत्र की अधिक मात्रा जब रिलीज होती है तो इस रोग को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहा जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि पश्चपाली के द्वारा यह वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन है, जिसे हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ये जो मूत्र बन रहा है इस दुरुस्त कुंडलित नलिका हेनले लूप के अंदर, उसमें से जल को लेकर वापस किसमें डाल देगा, रक्त में। लेकिन ये होगा कब, जब वैसोप्रेसिन होगा। तो अगर वैसोप्रेसिन नहीं होगा तो सारा जल मूत्र के रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से रक्त हमारा गाढ़ा हो जाएगा और जो मूत्र है वो अधिक आएगा। इस रोग को हम मूत्र लता कहते हैं, और बार बार मूत्र का आना, हम इसे इस रोग को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। एक तो डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से, पर ये वाला जो रोग है वो ध्यान रखना क्या कहलाएगा, हमारा डायबिटीज इंसिपिडस कहलाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। फिर आता है पश्चपाली के द्वारा स्रावित हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसकी जो मात्रा होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती है उसके अंदर जब 9वां महीना 8वां महीना होता है तब उसको ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये क्या करता है, जो गर्भाशय होता है उसकी जो पेशियां होती हैं उनको संकुचित यानी सिकुड़ने में मदद करता है, ताकि बच्चा शरीर से बाहर निकल सके। यानी प्रसव के लिए ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रसव का मतलब होता है बच्चे को माँ के शरीर से 9 महीने बाद बाहर निकालना। ठीक है, बाहर निकलने की क्रिया। तो ऑक्सीटोसिन किसमें मदद करेगा, प्रसव के अंदर मदद करेगा। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ध्यान रखना। रोग है आपके डायबिटीज इंसिपिडस, उसके बाद बोनापन, सीमन रोग, महाकायता, अग्रकायता, सीमन रोग और डायबिटीज इंसिपिडस आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको हो सकता है पूछे जा सकते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। तो ये सारे आपके हार्मोन्स और उनके काम हैं, इन्हें आप पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स जो है मैं आपको कल दे दूंगी सारे एक साथ पीयूष ग्रंथि तक के। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम।